हाँ तो बच्चों देखो, पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें अपन समाजवाद के लिए समर्थन। 1970 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना यानी आवाज़ उठाना, अधिकार मांगना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। लेबर पार्टी का गठन कब किया गया? लेबर पार्टी का गठन 1905 में किया गया। लेबर पार्टी का गठन कब किया गया? लेबर पार्टी का गठन 1905 में किया गया। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा रहा। रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के लिए 1917 की अक्टूबर क्रांति के लिए 1917 की अक्टूबर क्रांति के लिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है? 1917 में राजशाही के पतन। 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1914 में रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्यवाद के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। बहुत बड़ा हिस्सा यानी एक वर्ग। रूसी साम्राज्य की लगभग 50% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर
निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि रूस में। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी, जबकि रूस में यह आबादी 85% थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस का अनाज एक बड़ा निर्यातक था, अर्थात रूस में जो अनाज पैदा किया जाता था उसके बहुत बड़े भाग का निर्यात किया जाता था। उद्योग बहुत कम थे, रूस में उद्योग धंधे बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। रूस में ज़्यादातर उत्पादन कारीगर करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्कों को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। ज़्यादातर कारखाना उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकाम थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटा काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बच चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर में भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, यानी जो व्यक्ति धातु से संबंधित कार्य करता था वो अपने को सभी मजदूरों में श्रेष्ठ मानता था। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम मिलता था। 1914 में फैक्ट्रियों में महिला मजदूरों की संख्या 31% थी, लेकिन उनको जो मजदूरी दी जाती थी वो कम, पुरुषों की तुलना में कम दी जाती थी। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उसके पहनावे और व्यवहार पर भी एक साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना दिए थे, लेकिन ये संगठन बहुत कम थे। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। संगठन बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित हो गई थी। कैसी हड़तालें? ये हड़तालें जब की जाती थी जब किसी मजदूर को मालिक से शिकायत होती थी या उसको कार्य से निकाल दिया जाता था तो मजदूरों के द्वारा हड़ताल की जाती थी। 1896 और 97 में कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योगों में ऐसी हड़तालें बहुत अधिक संख्या में हुई थी,
देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, यानी गाँवों की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। किसानों के द्वारा सामंतों और नवाबों का सम्मान नहीं किया जाता था। नवाब और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकतंत्र की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वे लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपनी कमीन अर्थात मीर को सौंप देते थे और फिर कमीन ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को उनकी ज़मीन बांटता था। अब देखो आप, रूस में समाजवाद 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन कब किया गया? 1898 में। 18 समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस संगठन का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। 19 में उन्होंने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन पर टोटल किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों के से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते हुए सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया जो थे सोचते थे कि जार यानी राजा, रूस में राजा को जार कहा जाता था।
जार राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा कहना भोलसिंह मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश राजशाही राजा का बिना रोक टोक के शासन करना निरंकुश राजशाही कहलाता है। राजा का बिना रोक टोक के शासन करना निरंकुश राजशाही कहा जाता है। तो रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी ज़्यादातर जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को उत्तम करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थन जहीदी और मुस्लिम बाहुल इलाकों का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को पितुलो आयरन वर्कशॉप में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन वृद्धि और कार्यस्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस अर्थात जार के महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार के नाम से किस घटना को जाना जाता है? जब पादरी गैपोन के नेतृत्व मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार के महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसैक्स ने मजदूर पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक समानता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियों भी अस्तित्व में आ रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियन अनाधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियां पर भारी पाबंदियां लगा दी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान
मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। आगे देखोगे आप, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में हुआ था। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ा। ये दो गठबंधन थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इन्हें केंद्रीय शक्ति भी कहते थे। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। तो पहला विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य हुआ था। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गया था। ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, इन्हें केंद्रीय शक्तियां भी कहा गया, इनके मध्य हुआ था। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे ये युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उनकी घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुटिन नाम एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिमी सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन की सेना न टिक सके। फसलों और इमारतों के विनाश के रूप में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने रूस और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, जब अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। इस युद्ध से उद्योगों में बुरा असर पड़ा। रूस के सामने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर चलने वाली आपूर्ति बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी उद्योग सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छे शहर वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में नौसलों की कमी पड़ने लगी और रूसी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत कमी पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे और कई बार तो दुकानों पर दावा भी बोल दिया जाता था। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी।
ऐसा लगता था मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें थी जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वे जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे। ड्यूमा अर्थात रूस में संसद। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। 22 फरवरी को कंपनी के दाएं तट पर तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच निवेश की प्रोटेक्स तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इमारतों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वे फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, अर्थात संसद को। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगी। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हुए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस-नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह काम के घंटों में कमी, रोटी तनख्वाह काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। दूसरी रेजिमेंट की बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने आया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था।